नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 जुलाई को आपका एसएससी एचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके से आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। 25 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकते थे 100% रियल, वो मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी उन प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और ये जो प्रश्न है जिन्होंने बताया है उनका नाम अंकु यादव था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। तो आज का पहला प्रश्न हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में बाल लिंगानुपात क्या है। ठीक है, तो बाल लिंगानुपात पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 919 इसका राइट आंसर होगा। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिभाषा भी याद रखिएगा। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, लेकिन 2011 में यही घटकर आपका बाल जो लिंगानुपात है वो आपका 919 हो गया है। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, तो इसको भी याद रखिएगा। वहाँ का बाल लिंगानुपात 972 है। तो आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बाल लिंगानुपात किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। और सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम बाल लिंगानुपात आपका हरियाणा का है, वहाँ का बाल लिंगानुपात 834 है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक होगा, जहाँ का लिंगानुपात आपका 968 है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। एक होता है लिंगानुपात, एक होता है बाल लिंगानुपात। ठीक है, तो लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात आपका ओवरऑल पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें आपका केरल का लिंगानुपात आपका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह रिलेट करके आपको याद रखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी फेज 12, एसएससी सीपीयू और सीएचएल ऑन गोइंग। ठीक है, इन सभी एग्जामों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। बाय करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क करना होगा। 10+ टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। डेमो की बात करते हैं तो डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपके आगामी एग्जाम के लिए, साथ में जो सीएचएल का एग्जाम चल रहा है, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं। मात्र 49 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में भी यह पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है, जिसके ऑप्शन में आपको गोवा दिया गया था, सिक्किम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम ही था, क्योंकि सिक्किम का जो आबादी है मात्र 6.11 लाख है और गोवा का आबादी आपका इससे दुगुना यानी कि 12 लाख तकरीबन तक है। ठीक है, तो सिक्किम की जनगणना बताती है कि सिक्किम की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे कम है। और पूरे भारत की बात करते हैं तो सिक्किम में मात्र 0.05% लोग जो कि रहते हैं। और भारत में जो आखिरी जनगणना हुआ था साल 2011 में हुआ था, जो कि स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना था। कुल बात करें तो 15वीं था। इसके बाद 2021 में आपका जनगणना होना था, लेकिन किसी कारणवश जनगणना नहीं हो सका। ठीक है, इसके अलावा साल 2011 की जनसंख्या की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और भारत में 1901 के बाद हर 10 साल में एक बार जनगणना है, जो कि आपका होता ही होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कच्छ उत्सव है जो कि कच्छ रण उत्सव है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात होगा। कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण महोत्सव भी कहा जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का ये लंबा जश्न है, जो कि गुजरात पर्यटन की एक पहल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को कहा जाता है कर्नाटक संगीत। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक संगीत होगा। कर्नाटक संगीत, जिसे दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटक संगीत या कर्नाटक संगीतम के नाम से जाना जाता है, एक संगीत प्रणाली है जो सामान्यतः दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है, जिसमें आधुनिक भारतीय राज्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना है जो कि कवर होता है। इसके अलावा त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली का त्रिमूर्ति भी कहा जाता है।
और जबकि कर्नाटक शैली के पिता की बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर पुरंदरदास होगा। तो ये 4 नामों को याद रखना है। पुरंदरदास जिसे कर्नाटक संगीत के पिता और त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली का त्रिमूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद को संशोधित किया था? तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 3 होगा। भारतीय संविधान का 5वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर आपका 5वां संशोधन अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1955 में ही ये संशोधित हुआ था। राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानून पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए सीमा निर्धारित करने का अधिकार देता है। संशोधन ने राष्ट्रपति को निर्धारित समय का विस्तार करने की भी अनुमति दी और निर्धारित विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद संसद में इसे किसी भी विधेयक को पेश करने पर रोक लगा दी। इसके अलावा 5वां संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को फिर से लागू किया। ठीक है, तो यही इससे संबंधित है, तो इसी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चिनाट की लड़ाई के बारे में। चिनाट की लड़ाई के बारे में पूछा शायद आपसे ये गया था कि उस समय आपका ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश ऑफिसर कौन था, इस प्रकार करके कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हेनरी लॉरेंस होगा। बाकी चिनाट की जो लड़ाई है 30 जून 1857 को हुआ था। 30 जून को बरकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में अहमदुल्ला शाह के साथ 5,000 सैनिकों में से एक सबसे शक्तिशाली विद्रोही सेना का नेतृत्व किया। ये लखनऊ के बाद चिन्हट में हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़े। इसके अलावा उनके बीच टकराव को चिनाट की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक हार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का एकल कलाकार है? तो राइट आंसर भरतनाट्यम होगा। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति को तकनीक और व्याकरण का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक ग्रंथों में से एक नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है। भरतनाट्यम नृत्य में एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में विभिन्न पात्रों को निभाता है। एक तकनीक है जिसे एक हारे कहा जाता है, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है जंतर जैसे स्ट्रिंग वाद्यंत्र किस राज्य में सर्वव्यापी हैं? तो इसका राइट आंसर गुजरात होगा। तुरी, बुगल, पावा जैसे वायु वाद्यंत्र और रामन हत्थो, एक तारो और जंतर जैसे स्ट्रिंग वाद्यंत्र और मजीरा और जोज ब्रॉड ड्रम जैसे ताल वाद्यंत्र गुजरात की लोक ध्वनि में सर्वव्यापी है, तो इसको याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP क्या है, कैसे निकाला जाता है? तो पर कैपिटा इनकम इसका राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। बाकी NNP का फॉर्मूला होता है GNP माइनस मूल ह्रास। GNP से मूल ह्रास यानी कि अर्थात पूंजीगत स्टॉक खपत घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके अलावा एक आपका आया था मैच द फ्लोइंग जोन एंड हेड क्वार्टर करेक्टली। ठीक है, यह आपका आया था, जिसका राइट आंसर आपको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर को साउदर्न ईस्टर्न को हेड क्वार्टर से मिलाना था। तो नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर आपका गोरखपुर होगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करते हैं तो मालीगांव इसका राइट आंसर है। साउथर्न ईस्टर्न की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर कोलकाता, और साउथर्न की बात करते हैं तो चेन्नई है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी भारत रेलवे में कुल 18 जोन हैं। इन जोनों में यदि कोलकाता मेट्रो रेल को जोन को मिला दें तो भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन हो जाते हैं। उन रेलवे जोनों को आप लोग यहाँ पर मुख्यालय से मिला सकते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई है, मध्य रेलवे की बात करें तो मुंबई, उत्तर रेलवे की बात करते हैं मुख्यालय दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे की बात करते हैं तो इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो जयपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे की बात करते हैं तो जबलपुर, पूर्वोत्तर भारत रेलवे की बात करते हैं तो गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करते हैं तो मालीगांव, और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता, और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम ही है। तो इन सभी को मुख्यालय को याद रखिएगा। आज मिलान करने के आया है, कल भी आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के मध्य वर्षों की संख्या में कितना का अंतर होता है? तो राइट आंसर आपका 2 होगा। 2 साल का अंतर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसे अधिक लोकप्रिय रूप से ओलंपिक के रूप में जाना जाता है, लगभग 206 देशों के भाग लेने के साथ एक बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
बाकी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है प्रत्येक लीप वर्ष में, जैसे कि 2016 में, 20 में, 24 में आयोजित होता है। 20 में आपका टोक्यो में हुआ था, 24 में आपका इस साल होगा फ्रांस पेरिस में। इसके अलावा 2014, 18, 22 जैसे लीप वर्ष के 2 वर्षों के बाद शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में क्या क्या अंतर है इसको भी देख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या ओलंपियाड खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल है, जो कि ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल है, जिसका आयोजन हर 7 साल में होता है। इसका आयोजन आपका हर 4 साल में एक बार होता है, जिसमें गैप 2 साल का होता है ग्रीष्मकालीन शीतकालीन में। इसके अलावा समिति दोनों का सेम है। प्रथम बार आपका ग्रीष्मकालीन 1896 एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था, और पहला शीतकालीन 1924 में चामुनिस फ्रांस में। हर साल में लीप वर्ष पर, हर साल में लीप वर्ष के 2 साल बाद। इसके बाद सबसे हाल में 2020 में इसका हुआ है, 2021 में जो कि टोक्यो में हुआ था, और इसका 2020 में हुआ, 22 में हुआ है चीन बीजिंग में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पश्चिमी तट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। मे भी शायद आपका कोंकण तट पूछा गया था कि कोंकण तट के बारे में कि वेस्टर्न पश्चिमी घाट कौन सा है, तो कोंकण तट उसका राइट आंसर था। बाकी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल के तट तक है। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गुजरात का तटीय मैदान, जिसे गुजरात का तटीय मैदान, इससे कच्छ और काठियावाड़ सौराष्ट्र के तटीय मैदान में बांटा जाता है। कोंकण का तटीय मैदान महाराष्ट्र और गोवा के तटीय मैदान के क्षेत्र में बांटा जाता है। कन्नड़ का तटीय मैदान कर्नाटक और तटीय मैदान जो कनाडा तटीय मैदान भी कहा जाता है। मालाबार का तटीय मैदान की बात करते हैं तो केरल का तटीय मैदान को मालाबार का तटीय मैदान कहते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस श्रेणी के तहत आता है, तो राइट आंसर समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है, जो कि एक आपका मौलिक अधिकार है। धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 सब क्लोज 1 में मौलिक अधिकार की समानता श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका नोएडा होगा। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट एक भारतीय मोटर रेसिंग सर्किट है, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास दनकौर में स्थित है। इस ट्रैक का नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया, जैसा कि इसके स्थान के ज़िले का नाम है। इस ट्रैक का आधिकारिक उद्घाटन 18 अक्टूबर 2011 को हुआ था। इसके अलावा सर्किट को वार्षिक फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे पहली बार अक्टूबर 2011 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो राइट आंसर आपका बुध होगा। हमारे सौरमंडल में बुध आपका सबसे छोटा ग्रह भी है, सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। और शुक्र की बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पर आप सन को देख सकते हैं, धधक रहा है, जिसके बगल में सबसे आपका मरकरी है, जिसे कि हम लोग शुक्र के नाम से जानते हैं। फिर आपका ये मरकरी है, जिसे कि बुध के नाम से जानते हैं। ये आपका वेनस है, शुक्र ग्रह है। ये आपका अर्थ है, ये आपका मार्स है, ये आपका जुपिटर है। इसके अलावा सैटर्न है, इसके अलावा वेनस है, इसके अलावा नेपच्यून है, और इसके अलावा प्लूटो है। नेपच्यून से भी प्रश्न आपका आ चुका है, 16 आवर का एक दिन कहाँ पर होता है, तो ये आपका नेपच्यून में ही होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला जिसने हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, राइट आंसर आपका अन्ना लम्सडेन इसका राइट आंसर है। एनी लम्सडेन या अन्ना लम्सडेन बंगाल की एक पूर्व भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है, भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य हैं। वह 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली खिलाड़ी की बात करते हैं। तीरंदाजी में तो डोला बनर्जी को 2005 में, एथलेटिक्स में स्टेफी डिसूजा को 1963 में, बैडमिंटन में मीना शाह को आपका 1962 में। आराम से पढ़िएगा, हम यहाँ पर सिर्फ आपको रीडिंग डाल देते हैं, आपको बता देते हैं, PDF में रहेगा। बास्केटबॉल में सुमन शर्मा को, विलियर्ड्स या स्नूकर में अनुजा ठाकुर को, मुक्केबाजी में मेरी कॉम को, शतरंज में रोहिणी खदेलकर को, क्रिकेट में शांता रंगास्वामी को, साइकिलिंग में M महापात्रा को, फेसिंग में CA भवानी देवी को, फुटबॉल में शांति मलिक को, गोल्फ में अंजलि देसाई को, जिम्नास्टिक में सुनीता शर्मा को, हॉकी में N लैम्सडेन को, जूडो में पूनम चोपड़ा को, मलखम्ब में हिमानी उत्तम परब को, टेबल टेनिस में उषा सुंदर दास को, टेनिस में निरुपम मक्कन को, शूटिंग में राजश्री कुमारी को, स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल को, तैराकी में रिमा दत्त को, वॉलीबॉल में श्री मुलानी रेड्डी को, भारोत्तोलन में ज्योत्सना दत्ता को, कुश्ती में गीता जाखर को, और ओशो में डब्लू संध्यारानी देवी को। ठीक है, तो याद रखना है आज हॉकी का पूछा गया है, कल होके क्रिकेट का ही पूछ जाए या आपका मुक्केबाजी का ही पूछ जाए, कौन जानता है। ठीक है, तो एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। साथ में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी है। हम लोग पुरुष का भी PDF आपको देंगे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से ज्वाइन होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 142 से लेकर आया था, कुछ अनुच्छेद 142 से संबंधित था। हालांकि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया,
कि आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो फिर भी अनुच्छेद 142 की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और डिग्रियों का प्रवर्तन तथा खोज आदि से संबंधित आदेशों का प्रबंधन है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में कि नेशनल प्लानिंग जो कमेटी है वह कब सेटअप किया गया था, नहीं पूछा गया था, एक मिनट। नेशनल प्लानिंग कमेटी में कितने, हाउ मेनी ईयर्स, मेंबर्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो मेंबर होता है वो कितने साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। मैं भी ये पूछा गया होगा, छोड़ो, जो भी पूछा गया हो आप लोग बताइएगा, हम लोग हमें PDF में दे देंगे, उसको टेलीग्राम पे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं ये सभी वीडियो के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।